MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, और देश और दुनिया में इस वक्त सिर्फ युद्ध की बात हो रही है। और दर्शकों, आज की सबसे पहली खबर है, इस युद्ध में जो डर था वही हुआ। एक एक करके सारे देशों की एंट्री हो गई, और अब तो चीन और रूस की भी एंट्री हो गई, जो ईरान को बचाने के लिए क्या पूरी ताकत से आएंगे। दर्शकों, आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे ईरान पर IRGC के मुख्यालय पर बम धमाका हुआ है। पहली तस्वीर, लेकिन ईरान भी अब पीछे नहीं हट रहा है, वो इजराइल में अब रिहायशी इलाकों में तबाही कर रहा है। दोनों तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको कल जानकारी दी कि तुर्की पर हमला होगा, और वही हुआ। ईरान ने क्या किया दर्शकों, तुर्की के अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। यानी अब तुर्की पर भी निशाना साध कर बता दिया है कि अब बचना मुश्किल है, सभी को इस जंग में आना ही पड़ेगा। अब दर्शकों, एक चीज समझिए, ये जंग अब इकोनॉमिक वॉर की तरफ जा रही है। इकोनॉमिक वॉर हम इसलिए कह रहे हैं कि अब ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है दर्शकों, और ये तेल रिफाइनरी सऊदी में, जहां पर ईरान ने बम मारकर धुआं धुआं कर दिया। ये आप देखिए जरा, इसको सुनवाइए जरा। एमेंस हो गया यार। दर्शकों, इससे समझिए, ऑयल रिफाइनरी पे हमला मतलब दुनिया पर काबू पाने की कोशिश है, और इसलिए बहरीन में आप देखिए, अमेरिकी बेस को तबाह किया जा रहा है। यानी उधर इकोनॉमिक नुकसान और इधर बेसेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और कुवैत में अमेरिका के F-15 कैसे क्रैश हुए हैं, ये तस्वीर जरा आप देखिए। दोनों तस्वीर दिखाइए। लेकिन दर्शकों, अब इस जंग में, जैसे मैंने कहा, यह जंग समंदर में हो रही है, लेकिन अब ईरान का दावा है कि UAE से अमेरिकी सैनिक भाग रहे हैं, और यह तस्वीर ईरान दिखाकर दावा कर रहा है। क्या अब वाकई में अमेरिकी सैनिक भाग रहे हैं, या फिर यह कोई ट्रंप की नई रणनीति है? अब दर्शकों, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आप देखिए दर्शकों। अब जंग में एंट्री हो रही है। एक तरफ है शी जिनपिंग और दूसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन। ये पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन चीन ने तो अमेरिका की एक एक लोकेशन ईरान को बताई है। आपको बताएंगे ये जानकारी कैसे चीन ने दी, क्या युद्ध में उसकी सीधी एंट्री अब बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ईरान की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अमेरिका की तरफ से अलग अलग। लेकिन यह तस्वीर दर्शकों आप देखिए, जहां पर धमाके हो रहे हैं, और फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को।
बेरूत है दर्शकों, जहां पर हमला किया गया, देखिए आप, यानी बेरूत की भी एंट्री हो गई। और ये एंट्री बताने के लिए काफी है कि इस जंग में अब कुल मिला के दर्शकों 15 देश हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि चीन और पुतिन की एंट्री से क्या जंग और ज्यादा बढ़ेगी, रिपोर्ट में दिखाता हूं। खामनेई के खात्मे से जिस जंग के खत्म होने का अनुमान था, वो परमाणु युद्ध की शक्ल में भयावह हो गई। खलीफा की मौत के बाद उसकी सल्तनत बचाने के लिए रूस और चीन जंग में कूद गए हैं। चीन ने एक अमेरिकी अड्डे की लोकेशन दुनिया को दिखा दी। पता चला कि उसी के दम पर ईरान ने तबाही मचाई। चीन और पुतिन के घुसते ही ट्रंप ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। हॉर्मुज में एक ऐसा खतरनाक हथियार चीन ने देखा कि जिनपिंग की टांगे भी कांप गईं। 看看美伊打仗，我们船上的时钟都被干扰了。看看这时间走得多快。 यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब वर्ल्ड वॉर में बदल गई है। फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस जैसे देशों ने मिसाइलें तान दी हैं। आज की रात किस किस की आखिरी रात होगी, ये तो सुबह ही पता चलेगा। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा आज की रात क्यों आखिरी रात कह रहा हूं, क्योंकि बात न्यूक्लियर की हो रही है। लेकिन उससे पहले बताता हूं इस जंग में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री से क्या होगा। ईरान युद्ध अब रीजनल नहीं रह गया, अब वो ग्लोबल बन गया दर्शकों। पहले कम देश थे, लेकिन अब तो 15 देश आ गए। 15 देशों की दहलीज पर यह जंग चली गई है। जंग के बदलते रुख के बीच दो बड़े खिलाड़ी मैदान में आ गए दर्शकों। चीन और रूस ने इशारों में ही लेकिन जंग में कूदने की बात कह दी है दर्शकों। रूस की तरफ से पुतिन ने खुद मदद में हाथ आजमाने की बात कही है और कहा है कि हम खड़े हुए हैं। पुतिन ने यूएई और बाकी खाड़ी देशों से बात भी शुरू कर दी है। यानी ईरान के लिए पुतिन खुलकर खलीफा को मना रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने तो ऐसा खेल किया दर्शकों कि अमेरिका भी सन्न है, समझ नहीं आया क्या करें। चीनी कंपनी ने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। एक एक अमेरिकी सैन्य बेस और ठिकाने पब्लिक कर दिए, सबको बता दिया। और इसमें अमेरिकी बेस के कोऑर्डिनेट्स, मैप और 3D मॉडल तक शामिल हैं। देख रहे हैं आप, ये ईरान को बताए गए। इस डेटा की मदद से ईरान आसानी से अमेरिकी ठिकाने तबाह कर रहा है, तभी तो मिसाइल वहीं जाके गिर रही है। यानी जिनपिंग के सैटेलाइट और ईरानी मिसाइल ने मिलकर हमला कर रहे हैं। रूस, चीन जैसी परमाणु ताकतों की एंट्री से ग्लोबल जंग शुरू हो गई है दर्शकों। मिडिल ईस्ट के साथ अब आधा यूरोप जंग की आग में जलता हुआ दिख रहा है। चीन, रूस अमेरिका को मल्टी फ्रंट पर फंसाना चाहते हैं, समझिए इसे, ताकि इंडो पैसिफिक में अमेरिकी रणनीति चुनौतीपूर्ण बनी रहे। चीन इसके लिए ताइवान, दक्षिण चीन सागर पर तनाव को बढ़ा सकता है और यूक्रेन मोर्चे से रूस दबाव बढ़ाकर ऊर्जा सप्लाई से यूरोप को फंसा सकता है, ताकि नाटो और एशियाई सहयोग अलग अलग मोर्चे पर फंस जाए। रूस चीन की एंट्री केवल बयानबाजी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की झलक है। वहीं अमेरिकी इतिहासकार ने ट्रंप को लेकर एक नया दावा कर दिया है। ट्रंप ईरान के बहाने चीन और रूस को लड़ाने का प्लान कर रहे हैं दर्शकों। और अगर यह हो गया तो फिर क्या अमेरिका किसी नई रणनीति से आगे बढ़ेगा? सुनिए जरा क्या दावा किया जा रहा है। Almost everything that he's doing that seems herky-jerky has an ultimate strategic purpose is to diminish the power of the Chinese and to turn Russia and China against each other and to have a cultural revolution, counter-revolution in the United States. ये विक्टर ने दावा किया है दर्शकों, लेकिन जब हमने एक्सपर्ट से सवाल किया क्या ये जंग को और ज्यादा बढ़ा देगा, सुनिए एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। रशिया अपने यूक्रेन में इन्वॉल्व है, जवाबी कार्रवाई मतलब मुंह से बयानबाजी चलती रहेगी, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना
ऑयल डेफिशिएंट स्टेट है और रशिया से जो मिल रहा है उसके सिवाय वेनेजुला का उसका बंद हो गया, ईरान का बंद हो गया। अब वो बाकी मिडिल ईस्ट को भी नाराज करने की स्थिति में नहीं है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट पे हमला करके यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को अपने खिलाफ कर लिया है। अगर चाइना ईरान की तरफ से एंटर करता है, पूरा मिडिल ईस्ट उसकी तरफ उसके खिलाफ हो जाएगा और ये इसको बिल्कुल अफोर्ड चाइना नहीं कर सकता। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह है कि अगर पुतिन और जिनपिंग आ गए तो क्या वाकई अमेरिका में ताकत है रोकने की? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। अमेरिका के साथ और भी देश है दर्शकों। ईरान के खिलाफ जंग में अब नाटो कूद रहा है दर्शकों। नाटो कंट्रीज मैदान में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली तस्वीर दिखाइए, कौन कौन आने वाला है। फ्रांस ने कह दिया है कि हम मैदान में आएंगे। ब्रिटेन के बेस पर हमले के बाद अब वहां पर भी तनाव बढ़ गया है दर्शकों। दूसरी तरफ फ्रांस के बेस पर हमला हो गया और दावा यह कि फ्रांस ने कह दिया है कि हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम भी इस युद्ध में आएंगे। और ऑस्ट्रेलिया तक के बेस पर हमला कर दिया। लेकिन दर्शकों, यहां तीनों हमले कैसे किए आप देखिए। और इसके बाद अब यूरोप भी जंग में आने को तैयार है। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी चर्चा हो रही है, परमाणु संपन्न देश आए तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत दुनिया के सामने आने वाली है। क्या न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा? लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। सारी कंट्रीज अगर आती हैं तो क्या युद्ध कम होगा या बढ़ जाएगा? नहीं दर्शकों, परमाणु युद्ध का खतरा है। ईरान अपने दुश्मन की संख्या को बढ़ा रहा है, यही रणनीति है। पहले तुर्की और फिर साइप्रस पर हमले से मामला और गंभीर हो गया। चीन रूस से मदद के ऐलान के बाद अब नाटो भी जंग में कूद गया है। नाटो ने युद्ध में अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है दर्शकों। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने युद्ध में उतरने की घोषणा की है। जर्मनी हालांकि पांव पीछे खींच रहा है, जबकि ग्रीस जैसे देशों ने ईरान से युद्ध का ऐलान तक कर दिया है। यानी ईरान के खिलाफ दुनिया के 15 देश अब जंग में आ गए दर्शकों। इसलिए इसे वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं अब, क्योंकि ईरान ने इन सभी देशों के बेसिस पर मिसाइल मारी। यानी जंग अब ईरान वर्सेस पूरी दुनिया में बदलती जा रही है। लेकिन खौफनाक तो यह दर्शकों कि रूस, चीन ईरान के समर्थन में है। यानी इधर से रूस, चीन और उधर से यूएस, यूके, फ्रांस परमाणु संपन्न। कुल मिलाके 7 परमाणु संपन्न देश अब जंग के मैदान में आमने सामने हैं। तो सवाल ये, क्या ईरान ने हमले नहीं रोके तो परमाणु युद्ध हो जाएगा? क्या ईरान पर ब्रिटेन और फ्रांस सीधा हमला करने आएंगे? अगर इन देशों की सीधी एंट्री हुई दर्शकों, तो आपको बताएं रूस, चीन हथियार उठाएंगे। यही सवाल मन में है दर्शकों। और इसको लेकर फ्रांस के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साझेदारों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान और जॉर्डन जैसे सहयोगी देशों को, जिन्हें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलों और ड्रोन द्वारा जानबूझकर निशाना बनाया गया है और एक ऐसे युद्ध में घसीटा गया है जिसे उन्होंने नहीं चुना, फ्रांस अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त करता है। ईरान के जवाबी हमलों से प्रभावित खाड़ी देशों की मदद करने के लिए फ्रांस तैयार है। लेकिन दर्शकों, अगर ऐसा हुआ तो जंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट किस ओर इस जंग को जाता देख रहे हैं, आप खुद सुनिए। ईरान ने अमेरिकन बेसेस जो है वेस्ट एशिया में, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और उससे नुकसान भी हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल अपने एयरक्राफ्ट को और मिसाइल्स के साथ ईरान के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, खासकर उनकी जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं और उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। अभी ये सुनने में आया है कि यूके, जर्मनी, फ्रांस ये सामने है, ये यूएस। अब दर्शकों, बड़ी बात है कि अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तो आपको मैंने दिखाई रूस और चीन की एंट्री और यूरोप की एंट्री।
लेकिन खबर तो यह है कि अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका कोई गुप्त हथियार लेकर चल रहा है। दर्शकों, यह हथियार ऐसा है, जब आप समंदर में चलते हैं तो दूरी नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, लेकिन ये सारे कंपास को खराब कर दे रहा है और समंदर के अंदर सारे शिप्स नेविगेशन को भूलकर गुम हो रहे हैं। अब दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है, चीनी नाविक का दावा है कि इस वजह से सारे नॉटिकल माइल, आप देख रहे हैं घड़ी एकदम से तेज चलने लगी, यानी कोई बहुत बड़ा मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, इस वजह से सब कुछ बदल रहा है, कंपास तक बदल रहे हैं। सुनिए जरा चीन का नाविक क्या दावा कर रहा है। GPS 信号已经，看看美伊打仗，我们船上的时钟都被干扰了。看看这时间走得多快。GPS 现在停航，船速已经跑到33迈 ，GPS 信号已经乱了，已经丢失了。 अब दर्शकों समझिए, समंदर में यूएसएस का शैतान मौजूद है, अब्राम और जराल्ड फोर्स। अब चीन जो कह रहा है, तो क्या यूएस के युद्धपोत पर कोई ऐसा हथियार है जो पूरी जंग को बदलने का मादा रखता है? क्या कोई सीक्रेट वेपन मौजूद है? दर्शकों, मैं इसे सीक्रेट वेपन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप जंग समंदर में लड़ रहे हैं तो आपको सही ठिकाना चाहिए, लेकिन खबर यह कि चीनी बोट्स को, जहाज को सही ठिकाना नहीं मिल रहा क्योंकि कंपास गड़बड़ा गया। जंग के बीच चीनी नागरिकों ने और नाविकों ने, माफ कीजिए, चौंकाने वाला दावा किया। जहाज के स्टाफ ने दावा किया कि उनका नेविगेशन फेल हो गया। किसी गुप्त हथियार के एक्टिवेट होने से घड़ियां अचानक तेज चलने लगी, जबकि खड़ा हुआ जहाज अपने आप 33 नॉट्स की स्पीड दिखाने लगा। दावा किया गया कि इस इलाके में कोई सीक्रेट वेपन एक्टिवेट है, जिसकी मदद से हॉर्मूज में टाइम सिस्टम और जीपीएस अपने आप खराब हो रहे हैं। यहां तक कि जहाजों का नेविगेशन भी किसी और के कंट्रोल से चल रहा है दर्शकों, जिसके बाद सवाल उठने लगे, क्या यूएस सीक्रेट वेपन एक्टिवेट कर चुका है? क्या अमेरिका वेनेजुएला जैसा कोई हथियार ईरान में इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि दावा किया गया दर्शकों, अमेरिका के पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी है। यह हथियार हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। इसके अलावा यूएस के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड जीपीएस स्पूफिंग सिस्टम भी है, जो दुश्मन के जीपीएस को फेक सिग्नल से गड़बड़ा सकता है और भटकाने की ताकत रखता है। अमेरिकी सेना के पास स्टक्सनेक्स्ट जैसे कंप्यूटर भी हैं, और आपको बताएं, ये कंप्यूटर वर्म दुश्मन के सिस्टम में घुसकर कंट्रोल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक देखी गई है, ये यूनिट जैसे ही साइबर हमलों में माहिर है। यूएस साइबर दर्शकों, बड़ी बात ये, टाइमिंग और जीपीएस में गड़बड़ी के पीछे किस हथियार का इस्तेमाल हो रहा है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसके पीछे सीक्रेट वेपन है। सुनिए जरा। इस साल जनवरी के महीने में ही अमेरिका ने कुछ अपने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ईरान के बॉर्डर पर तैनात किए थे, जिससे ईरान के रडार्स को कंफ्यूज किया जा सके, उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिसरप्ट किया जा सके, जैम किया जा सके। अब ये कोई सिंगल वेपन नहीं है, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है, और इसका नाम दिया गया था वाइड एरिया एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम। और इसमें मिमिक की गई थी, यानी कि एक मिमिक्री की गई थी उस रडार सिग्नेचर की जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट का सिग्नेचर है, यानी ईरान के एयरफोर्स को कंफ्यूज करने के लिए, और इसमें तरह तरह के रडार फ्रीक्वेंसीज को डिसरप्ट करने के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थे। कुल मिला के बात यह है कि डिकॉय, डिसेप्शन, सरप्राइज, इस सब का नॉन काइनेटिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बॉर्डर के ऊपर ईरान के तैनात किया गया था। दर्शकों, अमेरिका सीक्रेट वेपन लेके आ रहा है, लेकिन ईरान के पास खोने को कुछ नहीं बचा है। दर्शकों, मैं क्यों कह रहा हूं, खामनेई की मौत हो चुकी है और नए नए सुप्रीम लीडर बने कुछ दिनों के लिए, उन पर भी अटैक किया है, इनका भी कुछ अता पता नहीं है। तो क्या अब ईरान के पास न्यूक्लियर अगर होगा तो वो चलाएगा? क्योंकि अब बात
न्यूक्लियर की हो रही है दर्शकों। लेकिन कैसे दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे की जद में आ गई है, दिखाता हूं आपको। दर्शकों, ये आपने देख लिया, ये सभी परमाणु संपन्न है। लेकिन अमेरिका ने अब ईरान को परमाणु संपन्न ना हो पाए इसके लिए B-2 बॉम्बर्स भेजे थे। एक बार फिर B-2 बॉम्बर से अटैक किया है और आप देखिए जरा परमाणु साइट्स पर कैसे धमाके हुए दिखाइए फुल फ्रेम। अब दर्शकों, मैं दावा कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा दावा ये IAEA की तरफ से किया गया है कि न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है और ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है। क्या वाकई न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है? देखिए जरा पहले धमाका कैसे हुआ। Oh, direct hit. Oh, it's blowing apart. Look at that smoke trail. It's going down. Spiraling hard. Oh, boom, man. There it goes. Boom, hit the ground. That's a crater. See it? Up there by the... दर्शकों, ये प्रतीकात्मक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, कुछ ऐसा ही हमला हुआ है। लेकिन न्यूक्लियर और ऑयल सप्लाई पर अटैक किया जा रहा है, यानी ईरान को अब कमजोर करने की कोशिश है, क्योंकि ईरान अब समझ नहीं पा रहा है कि अगला कदम उसे क्या उठाना है। लेकिन दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है दर्शकों? IAEA की तरफ से कहा गया है कि यहां ईरान में अमेरिका ने जो हमला किया उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर, वहां खतरा हो सकता है रेडिएशन लीक होने का। हालांकि दर्शकों, अभी यह महज संभावना है, आशंका है, लेकिन क्या कह रहे हैं बड़े अधिकारी, सुनिए जरा। That state that armed attacks on nuclear facilities should never take place and could result in radioactive releases with grave consequences within and beyond the boundaries of the state which has been attacked. अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, ईरान के जो गुप्त ठिकाने हैं उसकी लोकेशन भी अमेरिका के पास है और वहां पर कैसे धमाके हो रहे हैं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अब दर्शकों, बड़ी बात है, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले खामनेई को मौत के घाट उतारा गया, लेकिन अब ईरान के परमाणु साइट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान में धमाका हुआ, लेकिन नातांज जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, फोर्दो, इस्फहान, बुशहर और अराक, ये वो जगह है जो ईरान की ताकत है दर्शकों। लेकिन यहां पर अटैक करके क्या ईरान अब बदला लेगा? क्या वाकई ईरान में न्यूक्लियर लीक हो गई है? एक एक तस्वीर सामने करूंगा, उससे पहले रिपोर्ट। इजराइल, अमेरिका और ईरान में छिड़ी जंग बारूदी धधक से न्यूक्लियर वॉर की तरफ रुख कर चुकी है। कट्टर तानाशाह की चाह में खामनेई ने ईरान में जितने एटॉमिक सेंटर बनाए थे, जहां से इजराइल पर परमाणु हमला होने वाला था, वो लॉक हो चुका है, लीक कर रहा है। अब ईरान पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान को उसी के परमाणु बम से भस्म करने की रणनीति ट्रंप और नेतन्याहू की है। B-2 बॉम्बर से तमाम केंद्रों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी गवाही ईरान भी दे रहा है। IAEA में ईरान के राजदूत ने बता दिया, ये ईरानियों के लिए बहुत घातक है। यानी जिस हथियार से ईरानी इजराइल को भस्म करने का ख्वाब देख रहे थे, अब उसी हथियार की जद में खुद आ चुके हैं।
धीरे धीरे रेडिएशन लीक हो रही है, खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी जद में पूरा ईरान आने वाला है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्या अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया दर्शकों? क्योंकि कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। इकलौता ईरान पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है। इजराइल अमेरिका से बदला लेने के लिए 11 देशों से पंगा ले चुका है और यह अब 15 तक पहुंच गया। सबसे बड़ी बात तो यह कि अब ईरान न्यूक्लियर अटैक की भी योजना बना रहा था। दावा यह कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से महज कुछ स्टेप पीछे था, जिसकी जानकारी अमेरिका और इजराइल को मोसाद के जरिए दी गई। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु सेंटर को टारगेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ईरान के राजदूत से कहा, अमेरिका इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। यह ईरान ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हुआ है। यह ईरान की महत्वपूर्ण परमाणु केंद्रों में से एक माना जाता है, जिसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दर्शकों बड़ी चेतावनी दी है। यह आप ध्यान से सुन लीजिए। IAEA का कहना है कि नतांज से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ईरान के कई शहर परमाणु की जद में आ जाएंगे। इन तमाम शहरों में लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा दर्शकों, और इस खतरे को देखते हुए IAEA ने ईरान को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही ईरानी परमाणु अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ईरानी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है दर्शकों, और ये सबसे बड़ी बात है, ईरान से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा। वहां पर क्या हो रहा है किसी को जानकारी नहीं, लेकिन अधिकारी क्या कह रहे हैं इसे लेकर सुनिए जरा। Iran and many other countries in the region that have been subject to military attacks have operational nuclear power plants and nuclear research reactors, as well as associated fuel storage sites, increasing the threat to nuclear safety. Maximum restraint to avoid further escalation. Let me again recall past General Conference resolutions that state that armed attacks on nuclear facilities should never take place and could result in radioactive releases with grave consequences within and beyond the boundaries of the state which has been attacked. अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, जो अभी तस्वीर आपने देखी वो ईरान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ईरान पर जहां अटैक हो रहा है तो इजराइल पर भी ईरान अटैक कर रहा है। यानी ईरान कह रहा है हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें भी मारेंगे। दिखाइए जरा तस्वीर। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं, दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि हमने नेतन्याहू के ऑफिस में ही मारा। यानी क्या अब नेतन्याहू को मारने के लिए ईरान मिसाइल फेंक रहा है? दिखाइए जरा। अब ये देखिए दर्शकों, ईरान पर परमाणु जैसे हथियार से अटैक किया गया है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, अभी इसके पीछे एजेंसीज लगी हुई हैं, क्योंकि अगर ईरान पर ऐसा हमला हुआ तो जो कहा जा रहा है रेडिएशन लीक हो गई है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। और दर्शकों, इस समय दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे में है, जद में है दर्शकों। लेकिन इसको लेकर दावे क्या क्या किए जा रहे हैं, आइए जरा आपको बताएं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध बेहद खतरनाक मोड पर पहुंच गया है। न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने के बाद तनाव चरम पर है दर्शकों। नई हर स्ट्राइक जो भी सामने आ रही है, दुनिया में परमाणु हमले की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल ने अपने परमाणु जैसे हथियार निकाल लिए हैं। आपको बता रहा हूं दर्शकों, वैसे तो इजराइल के पास खतरनाक 90 से ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं, लेकिन इजराइल कभी आधिकारिक तौर पर इसे कबूल नहीं करता है। इस युद्ध में अमेरिका भी ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है
और इसके लिए ईरान के परमाणु केंद्र पर B-2 बॉम्बर से हमला हो चुका है। आपको बताएं, यह बात यहां खत्म नहीं होगी। युद्ध में परमाणु की चिंगारी और ज्यादा भड़केगी। अमेरिका के पास करीब 3700 परमाणु हमले बम के लिए, बम जो है वो तैयार है हमले के लिए, जिसे किसी भी वक्त टारगेट लॉक कर फायर किया जा सकता है। ये देखिए, पूरा जखीरा डोनाल्ड ट्रंप के पास, जिसका अंजाम बेहद भीषण होगा, विध्वंसक होगा और विनाशक होगा दर्शकों, क्योंकि परमाणु बम दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। आपको बताएं, लाखों लोगों को मार सकता है, शहरों को तबाह कर सकता है। यही है वो परमाणु हथियार। और लंबे समय तक फैला रेडिएशन जिंदगी को तबाह कर सकता है। दरअसल परमाणु बम 5 स्टेप में काम करता है। कैसे? धमाके के साथ हवा की तेज लहर में इमारतों को गिराता है दर्शकों। तापमान सूरज जितना होता है और इंसान जानवर तक भस्म हो जाते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। परमाणु बम के रेडिएशन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी होती है। रेडियो एक्टिव धूल हवा में फैलती है, जो सालों तक जहर फैलाती है। परमाणु का असर लंबे वक्त तक रहता है और पर्यावरण पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। आपको बताएं दर्शकों, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा खतरा होगा। दर्शकों, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। असलियत में अगर ऐसा हुआ भी है और अगर वो ठिकाना ग्राउंड के ऊपर तो है नहीं, वो तो जागृत पर्वतों की श्रृंखला में 300, 400, 500 मीटर नीचे है। लिहाजा अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो वो रेडिएशन जमीन में कंटेन हो जाएंगे। अच्छा, अगर वो ठिकाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है और जहाँ पे फ्यूजन का काम चल रहा है, अगर ये वहाँ ठिकाना है तो उस समय भी जो रेडिएशन है वो पर्शियन गल्फ की तरफ चले जाएंगे। यानी मैं समझता हूँ कि अगर इसमें सच्चाई भी है तो ये ईरान के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा। लेकिन दर्शकों, इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है मिसाइलों से, क्योंकि ये मिसाइलें दोनों देशों के पास हैं। आपने यहां टैंक और बंदूक नहीं, सिर्फ मिसाइलों से युद्ध देखा है और वही तस्वीर आ रही है। एक साथ यूएस और इजराइल पर जहां ईरान हमला कर रहा है तो वो दोनों मिलकर ईरान पर बम बरसा रहे। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, इधर तेहरान पर इजराइल भी अटैक कर रहा है। यानी परमाणु खतरा हो या कोई भी खतरा हो, दोनों देश मरने मारने पर उतारू हैं। देखिए आप जरा इस तस्वीर को देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, इधर दावा किया जा रहा है कि IRGC के साइट को निशाना बनाया गया और यह दावा किया जा रहा है कि अब जो अधिकारी बचे हैं उनको भी खत्म करने की पूरी तैयारी है। अब दर्शकों, दावे बहुत सारे होते हैं युद्ध में। अब इस दावे में कितना दम है? ईरान कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका का F-15 गिरा दिया, लेकिन अलग अलग दावे ये भी कहते हैं कि ये गलती की वजह से कतर में जो हमला हुआ वहां पर गिर गया। लेकिन दर्शकों, जो भी हो, इस युद्ध में ये तस्वीरें चौंका रही हैं, हैरान कर रही हैं। लेकिन दर्शकों, आपने एक बात देखी, इजराइल और अमेरिका को हर जानकारी है। खामनेई को मार दिया, खामनेई की बेगम को मार दिया, खामनेई के परिवार को मार दिया, और जिसने खामनेई की जगह ली दर्शकों, उसको भी निशाने पर ले लिया। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका इजराइल ने मिलकर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के कई शहरों पर हमले का अब चौथा राउंड चल रहा है। फाइटर जेट से 1 मिनट में 100 से ज्यादा गोले दागे जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि हमले में खामनेई की पत्नी भी मारी गई। साथ ही खामनेई के बाद नए अंतरिम लीडर पर भी हमला हुआ। ये आप देख रहे हैं, आयतुल्ला अली रेज का 1 दिन पहले ही अंतरिम सुप्रीम लीडर बनना तय हुआ। अब इस हमले का जवाब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से दिया जा रहा है। लेकिन अब ईरान का मिसाइल स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो रहा है दर्शकों। यूएस और इजरायली मिलिट्री बेस पर 500 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और इस हमले में ईरान ने अपने कई बैलिस्टिक मिसाइल गंवा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब 1500 से 2000 मिसाइलें बची हैं।
लेकिन जंग में ईरान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ईरानी शासन अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में अगर परमाणु हथियार बना लिया होगा तो अंजाम पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ईरान उसे चलाने से भी पीछे नहीं हटेगा। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, ईरान अब ऐसी हालात में आ गया है कि देयर इज नथिंग टू लूज। जो कुछ हमारा होना था सो हो लिया, अब हम बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। वो बिल्कुल पगला गए हैं, वो बहुत आक्रोश में हैं कि उनके आयतुल्ला, उनके जो क्या बोलते हैं इमाम, उनको अमेरिका ने मार डाला है, उनकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। कोई कमांड एंड कंट्रोल, उन्होंने मरने के पहले बोल दिया था कि अगर हम मारे जाएं तो अमेरिका को ठोकते रहना, इजराइल को ठोकते रहना। पहले उसने जो अपने नॉर्मल मिसाइल थे वो फायर किए ताकि इजराइल और अमेरिका अपने जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं वो सब फायर ऑफ कर दे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो अच्छे जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल शुरू करेगा। अब दर्शकों, युद्ध खतरनाक मोड पर आ गया, लेकिन कई भारतीय फंसे हुए हैं गल्फ कंट्रीज में, और इस समय दुनिया की निगाहें बाजार पर भी हैं, क्योंकि अब इकोनॉमिक वॉर चल रहा है। दर्शकों, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारतीयों की मदद कैसे की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बात की है क्राउन प्रिंस से, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, बहरीन तक में हमले हो रहे हैं, यानी गल्फ कंट्रीज में कई भारतीय फंसे हुए हैं। दिखाइए जरा कैसे हमला किया गया। लेकिन दर्शकों, गल्फ कंट्रीज के साथ साथ अब यूरोप तक जंग हो गई, और ये हम बता रहे हैं, ये साइप्रस पर जो हमला हुआ इसकी तस्वीर आप देख लीजिए, दिखाइए फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा खतरा यूएई पर मंडरा रहा है, क्योंकि लाखों भारतीय रहते हैं। ये आप देखिए दुबई एयरपोर्ट पर कैसे हमला किया गया, यात्री भागने लगे। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि जंग कहां पर चल रही है। आप देखिए, यह है इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर बम मारा, लेकिन इजराइल के साथ साथ अब लेबनान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब तक ये जंग पहुंच गई है। और हमले कहां से हो रहे हैं दर्शकों? ईरान से। लेकिन अब जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कही जा रही है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ दर्शकों, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये इकोनॉमिक वॉर हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। यानी अब पूरे मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ दुनिया की निगाहें। एक बार फुल फ्रेम दिखाइए कैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। और अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा है। इधर समंदर में तेल के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, और ये सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी थी दर्शकों जहां पर हमले किए गए हैं। यह हमला आप देखिए, एम्बेन सुनाइए जरा। ये दर्शकों सऊदी की रिफाइनरी अरामको पर हमला किया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, यानी अब एक दूसरे को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिखाइए फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा कि सऊदी में पहले अमेरिकी बेसिस पर हमला हुआ, लेकिन अब तो ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया। ये इकोनॉमिक वॉर शुरू हो चुका है। ईरान को पता है कि वो सीधी जंग नहीं जीत पाएगा, इसीलिए ईरानी आर्मी ने सीधे इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दिया है। सबसे पहले हॉर्मुज से सटे ईरान ने थ्रेट और जैमिंग रणनीति अपनाई। अब उसके टारगेट पर ऑयल रिफाइनरीज हैं, डिफेंस फैक्ट्री है,
इसके अलावा अमेज़न की डेटा सेंटर पर भी ईरान ने तबाही मचाई है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आज धधक रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सऊदी के अलावा यूएई भी ऑयल रिफाइनरी भी, वहां पर भी हमले किए गए। गल्फ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर ग्लोबल ऑयल फ्लो को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस उछले बढ़ जाएं, दुनिया भर पर प्रेशर बने। ईरान का मकसद साफ है दर्शकों, जंग इतनी महंगी कर दो कि दुश्मन खुद रुक जाए। ईरान सीधे यूएस और इजराइल को इकोनॉमिक प्रेशर नहीं बना सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता है, इसलिए वो यहां हमला करके दबाव बना रहा है। इसके लिए ईरानी साइबर टीम ऑयल पोर्ट, डेटा सेंटर पर साइबर अटैक कर रहे हैं। ईरान के इस इकोनॉमिक वॉर से ग्लोबल महंगाई 0.6 से 0.7% बढ़ जाएगी और ईरानी हमलों से इंश्योरेंस प्रीमियम और शिपिंग पहले से ही महंगे हो गए। अगर हॉर्मूज एक हफ्ते बंद रहा तो 20% ग्लोबल ऑयल यानी रिसेशन का भी खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैप पर तो हमने समझाया, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, आइए ये आपके सामने। इस बीच खबर यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। दर्शकों देखिए जरा, हॉर्मूज स्ट्रेट को हम हॉर्मूज जल डमरू मध्य भी कहते हैं, इसे समझिए। इसके बंद होने से इस रास्ते से व्यापार थम सा गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट के दोनों तरफ जहाजें अटके हुए हैं, जहाज अटके पड़े हैं, दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में जहाज अटके हुए हैं। मतलब इस रास्ते से आयात और निर्यात बिल्कुल ठप हो गया है, जिसका असर दुनिया भर पर पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। दर्शकों, हॉर्मूज के रास्ते दुनिया भर का कच्चा तेल जाता है। कच्चे तेल का 20% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से जाता है और भारत आने वाले 50% कच्चे तेल इसी रास्ते से आयात होते हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने से इसकी सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। आशंका है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 20% से ज्यादा बढ़ सकते हैं। 95 रुपए का पेट्रोल 115 से और 85 का 105 पर जा सकता है। आपको बताएं, हालात बिगड़े तो पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा हुआ तो देश में महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ेगी और इसी की आशंका जताई जा रही है। दर्शकों, विदेशी मामलों की जानकार क्या करें, सुनिए जरा। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो ऐसे में विश्व की एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है। विश्व का 20% जो ऑयल का जो ट्रेड है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गुजरता है। भारत के ऊपर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेज हो जाने की दिशा में नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत का जो ऑयल का जो इंपोर्ट है वो 50% तक का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आता है और जो भारत का जो गैस का इंपोर्ट है वो 50 से 80% तक का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आता है। तो ऐसे में यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो जो एनर्जी प्राइसेस हैं इसके ऊपर निसंदेह नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की ईरान चेतावनी दे रहा है, दूसरी तरफ वो हमले भी कर रहा है। कहां पर? आसपास गल्फ कंट्रीज में। और कैसे दुबई में हमला किया गया, निशाना बनाया गया, दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, दुबई ग्लोबल कंट्री है। देखिए कैसे एक लड़की काम कर रही थी, एक महिला काम कर रही थी, एकाएक ड्रोन आता है और फट जाता है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। Kasi sabi niya kanina kay Maravi, 1/4 pa lang daw. Kay Maravi, 1/4 pa lang daw. Kasi sabi niya kanina kay Maravi, 1. देखा आप, घर के अंदर बम फट रहे हैं और इधर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हो गया कतर में। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। दर्शकों, ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। इराक पर भी ईरान ने मिसाइलों की, ड्रोन की बरसात कर दी है। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, पूरे वेस्ट एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में जब हमले हो रहे हैं तो क्या हो रहा है?
ये आपको दिख रहा है सोना और चांदी, ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाला है। बाजार में, शेयर मार्केट में इस समय उथल पुथल मची हुई है दर्शकों। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये युद्ध आगे चला तो फिर आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसकी जानकारी आपको देता हूं। युद्ध के हालात में सोना चांदी सुरक्षित निवेश होता है। ऐसे में सोना और चांदी के दाम पर सीधा असर पड़ता है। संकेत है कि निवेशक सोने चांदी में पैसा निवेश करने लगे, जिसकी वजह से सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगे। आपको बताएं, सोना 1.66 लाख यानी 1,66,000 और उससे बढ़कर पहुंच गया है 1,90,000 तक। ऐसी आशंका है, संभावना है। वहीं चांदी 2,87,000 रुपए से बढ़कर 3,50,000 रुपए तक जा सकती है। युद्ध का असर शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। आपको बताएं, आज पहले दिन सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की है। सेंसेक्स 1,048 अंक गिरकर 80,239 पर बंद हुआ है, जिसका सीधा मतलब गिरावट करीब 1.5% की रही है। और सेंसेक्स में गिरावट से निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए हैं। शेयर बाजार में उथल पुथल का देश की जीडीपी पर भी काफी असर पड़ेगा दर्शकों। इसलिए कहा जा रहा है, अगर यह युद्ध ज्यादा दिनों तक चला तो स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं। आर्थिक मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये जो एक अनसर्टेन इवेंट आया है, अब इसके अंदर चीज देखने की क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड ले लो। अरे भैया, जिस तरीके की तबाही है ना, अब आपको एक तरफ से एक गाल पे 2 जोर से तमाचे पड़े हैं तो दूसरे गाल को पुचकारने से भी कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेडिंग के नज़रिए से इस समय गोल्ड को लेने के लिए घुसो कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन। अरे भैया, एकदम अनसर्टन सा माहौल है। जिसको जहां से रिकवरी मिल रही होगी ना, वो वहां से चीज को ऑफलोड करेगा। तो थोड़ा सा संयम से काम करें, थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया बना के निवेश की राय है। लेकिन दर्शकों, इस बीच भारत की रणनीति क्या है? भारत की 2 रणनीति आपको बताता हूं। एक तो ये कि युद्ध के बीच अपने आप को और आगे बढ़ाना, विकास करना, और उस दिशा में आज मार्क कार्नी से मुलाकात हुई है। पीएम मोदी की फुल फ्रेम दिखाई तस्वीर को। भारत और कनाडा के बीच कई अहम करार भी हुए हैं, द्विपक्षीय चर्चा भी हुई है। आइए जरा आपको बताते हैं। मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई है। कनाडा और भारत के प्रतिनिधियों ने जो MOUs हैं उस पर समझौता किया है। और आपको बता दें, युद्ध के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। दर्शकों, युद्ध के बीच हाहाकार मचा है। पीएम मोदी विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय फंसे हुए हैं गल्फ कंट्रीज में, उनको लेकर भी चिंतित हैं। आज उन्होंने बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी उनकी बात हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गल्फ कंट्रीज क्राउन प्रिंस से भी बात हुई है, उस पर भी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन दर्शकों, यही होना चाहिए, क्योंकि इस समय युद्ध में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत क्या करेगा? भारत की तस्वीर आज साफ हो गई। दर्शकों, आपको बता दें, युद्ध का असर सीधे सीधे भारतीयों पर पड़ रहा है। 2 दिन में भारत में 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। दर्शकों, आज दिल्ली में 87 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। मुंबई, कोची, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर भी इसका असर पड़ा है। जयपुर, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हजारों यात्री फंसे रहे। मध्य पूर्व के कई देशों में हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं, जो पीएम मोदी के लिए चिंता का विषय है। और उन्हें बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि वो पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। अनुमान है कि युद्ध वाले इलाके में 90 लाख भारतीय हो सकते हैं। इस बीच जंग के ताजा हालात पर पीएम मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कनाडा के पीएम से मुलाकात के बाद हालात पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक हैं। युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं रहा है। भारत हमेशा शांति और स्थिरता का पक्ष धर रहा है। बातचीत से समस्या का हल निकलना चाहिए। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीयों की सुरक्षा के लिए हम मिलकर काम करते रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से भी बात की है। प्रधानमंत्री की बात राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से हुई थी, जिसमें उन्होंने यूएई पर हमले की कड़ी निंदा की थी। प्रधानमंत्री सऊदी के क्राउन प्रिंस से भी बात कर चुके हैं। बहरीन के किंग हमद बिन खलीफा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की।
इससे पहले पीएम ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जिसमें उन्होंने दुश्मनी को जल्द खत्म करने पर जोर दिया है। इस सब की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट करके दी है। लेकिन ये हालात कैसे अब और ज्यादा बिगड़ेंगे या ठीक होंगे, सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था, भारत एक मुल्क है जिसके रिश्ते इजराइल से अच्छे हैं, जिसके रिश्ते ईरान से अच्छे हैं। वहाँ जो अरब मुल्क हैं, यूएई वगैरह, सऊदी अरेबिया, इनसे भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मतलब चौतरफा हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ, रीजन के साथ। तो देखा जाए तो इंडिया एक कंट्री हो सकती है जो कि शांति बहाल करे। दर्शकों, भारत तो अलग अलग जगह पर बात भी कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, स्थिरता की बात कर रहा है, लेकिन दर्शकों ईरान ने पाकिस्तान की चोरी पकड़ ली है। पाकिस्तान ने दावा कर रहा है ईरान कि ट्रंप को अपनी जमीन दे दी, पैसे के चक्कर में ये तो देश बेच दे। इन्होंने अपनी जमीन अमेरिका को दे दी हमला करने के लिए। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। दिखाता हूं मैं आपको, ये आप देखिए, ईरान की तरफ से दावा किया है। बताया गया कि पाकिस्तान यूएस यानी डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की मदद कर रहा है और पाकिस्तान जल्द ही वही हश्र होगा पाकिस्तान का जो गल्फ कंट्रीज का हुआ है, ये ईरान ने कह दिया है। दर्शकों, अब आगे आ जाइए, मैं आपको बताता हूं क्या वाकई अब अमेरिका जो ईरान पर हमला कर रहा है वो पाकिस्तान से कर रहा है। तो क्या ईरान अब पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? दर्शकों, ईरान हमला कर सकता है क्योंकि इस समय पाकिस्तान में कुछ ईरान समर्थक भी हैं जो अमेरिकी निशाने पर हैं और अमेरिका पर दूतावास पर हमले के बाद कैसे उनका हश्र हो रहा है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। इधर कराची में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दावा किया गया कि यहां पर भी ईरानी समर्थकों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर। लेकिन दर्शकों, इधर अमेरिका में जहां दूतावास पर हमला हुआ है वहां पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई है पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों को। दिखाइए फुल फ्रेम। अफगान आर्मी लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रही है। अब मुल्ला मुनीर को ईरान के हमले का भी डर सता रहा है। ईरान के कमांडर ने पाकिस्तान पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। अमेरिका और इजराइल ने पाक के एयर स्पेस से ईरान पर हमला किया। ईरान ने पाकिस्तान को खाड़ी देशों के जैसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अफगान आर्मी सीमा से लेकर इस्लामाबाद तक हमले कर रही है। अफगान आर्मी ने नूर खान एयरबेस पर हमला कर ऑपरेशन सिंदूर की यादें ताजा कर दी। तब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान एयरबेस को धुआं कर दिया था। अफगानिस्तान फोर्सेस ने ड्रोन स्ट्राइक करके नूर खान एयरबेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। सवाल है मुल्ला मुनीर और उसकी आर्मी का क्या होगा। अफगान आर्मी अब तक 100 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर चुकी है
अब ईरान मिसाइल दागने की धमकी दे रहा है। मुनीर को गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान जैसे जैसे वो हरकत करता है वैसा वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अफगानिस्तान मार रहा है, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि जो पाकिस्तान ने धोखेबाजी की है उसका बदला हम लेंगे। यानी अब ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान पर हमला हो सकता है और इधर अफगानिस्तान ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन दर्शकों एक बड़ी बात जो अभी तक कही जा रही है, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ, क्या वाकई पाकिस्तान ने गद्दारी किया? आइए जरा आपको बताता हूं। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी है, यह हमने देखा। अब पाकिस्तान को ईरान के हमले का डर सताने लगा है। दर्शकों, ईरान के कमांडर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी। IRGC के सीनियर कमांडर ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। एक्स पर पोस्ट करते हुए IRGC के कमांडर ने लिखा, हमें जांच में जानकारी मिली अमेरिका ने पाक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। अमेरिकी फाइटर ने पाक के एयर स्पेस से ईरान पर हमला किया। इजराइल ने भी हमले के लिए पाक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। अब पाकिस्तान को जल्द इस गलती की कीमत चुकानी होगी। खाड़ी देशों की तरह वो भी हमारी मिसाइलों से सुरक्षित नहीं रहेगा। पाकिस्तान को धमकी देने वाले कमांडर का नाम नेजत हुसैनी है। दर्शकों, हुसैनी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के वरिष्ठ कमांडर हैं। तेहरान सरल्ला मुख्यालय के उप प्रमुख हैं और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा में हुसैनी का बड़ा और अहम रोल है। मुनीर के अमेरिका दौरे के दौरान ऐसी खबरें भी आई थी दर्शकों कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई गुप्त डील हुई है। जंग की स्थिति में अमेरिका पाक के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है, एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है और ईरानी कमांडर के आरोपों के बाद अब ये सच साबित हो रहा है। अब ईरान की मिसाइलें इस्लामाबाद पर कब हमला करेंगी, इसी का इंतजार है। खाड़ी देश जैसी तबाही की तस्वीर देख रहे हैं, क्या वैसी ही पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगी? क्योंकि इसको लेकर ईरान ने चेता दिया है। सुनिए जरा फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसे बद से बदतर हो चुकी है कि वो चंद डॉलरों के लिए किसी के लिए कुछ भी कर दे। तो जब वो किसी के लिए कुछ भी कर सकता है तो अमेरिका के तो वो इशारों पे नाचता है, उनसे पूरी तरह दबा हुआ है। तो अमेरिका में तो डॉलर के बिना भी अगर वो अपना एयर स्पेस दे भी दिया हो उसने, तो इसमें कोई भी एकदम हैरान हो जाने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल वो अपना एयर स्पेस दिया हो सकता है उसने, जैसे कि ईरान दावा कर रहा है। ईरान इस समय बिल्कुल जिसे कहते हैं तबाही के मोड पे आया हुआ है और अगर पाकिस्तान पे हमला हो गया तो वहां एक तरफ अफगानिस्तान का वो जोर झेल रहा है। नूर खान बेस पर ऑलरेडी हो गया है कि वहां तक कल वहीं पर बॉम्ब गिराए हैं अफगानिस्तान ने। बलोच की प्रॉब्लम से वो वैसे नहीं उभर पा रहा है। आर्थिक तौर से इतनी बुरी हालात में है पाकिस्तान। अगर ऊपर से ईरान ने भी उस पर हमला बोल दिया तो भैया पाकिस्तान का क्या होगा? हमारा पड़ोसी देश रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में तो फिर भगवान ही बता सकते हैं। लेकिन दर्शकों, इधर अमेरिका ने जवाब दे दिया है। एक तो अमेरिका से टकराने की कोशिश वो भी पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शनकारी कर रहे थे। अमेरिकी दूतावास में हमले के बाद 30 से ज्यादा मौत हुई है। देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, शिया धर्मगुरु जो वहां मौजूद है वो नाराज हो गए और कैसे वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सुनवाइए जरा। रियासती दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में जो आज कराची में रियासती गुंडों ने, रियासती दहशतगर्दों ने जो फायरिंग की है उसकी FIR उन रियासती इदारों के अफसरान के खिलाफ होनी चाहिए। हमारा ये सब सुना आपने, ये नाराजगी जाहिर की जा रही। लेकिन दर्शकों, अमेरिका दूतावास पर जो हमला हुआ है उसका हश्र बहुत बुरा हुआ पाकिस्तानियों के साथ। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात गंभीर हैं। कराची समेत कई शहरों में शिया समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में हिंसक झड़प हुई है। कराची में और कई शहरों में सेना को उतारना पड़ा। कराची की सड़कों पर सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। AK-47 से गोली चलाते हुए तस्वीरें भी सामने आई। रविवार को कराची के अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ। दर्शकों, गेट तोड़कर कुछ प्रदर्शनकारी अंदर चले गए, गोली चलाने लगे। बचाव में अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की और अमेरिकी सैनिकों की गोलीबारी में 32 लोगों की मौत हुई है। इस्लामाबाद, लाहौर में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ है। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 35 लोग मारे गए।
शिया धर्मगुरु अमेरिकी सैनिकों की गोलीबारी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के सिर में गोली कैसे मार सकते हैं, यह कहा गया। अब खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मुनीर और शहबाज अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह और ज्यादा बढ़ सकता है, और अगर यह विद्रोह बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगी। सुनिए जरा पाकिस्तानी सेना क्या कह रही है। मेरा नाम काशिफ है, मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, मैं एक आप लोगों का रेंजर का नुमाइंदा हूँ। हमारे 15 बंदा इस वक्त सिविल में उनकी लाशें आई हुई है। ठीक है, 28 बंदे टोटल थे जो जख्म है। बिल्कुल सही है, जिनको शेल लगे हैं। हमारे हाथ यहाँ पर भी छिले हुए। ठीक सही है सर। ठीक है, ये हम सिविल में बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं मारा। किसने मारा? मेरे भाइयों, आप मेरे में से बिल्कुल, ठीक है। आप इस मुल्क के नुमाइंदे हैं ना? मैं आप इस मुल्क का नहीं, मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूँ। सही है, ठीक है, मैं आप लोगों। दर्शकों, आपने प्रदर्शन पाकिस्तान में देखा, लेकिन भारत में भी कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन के लिए आ गए। सोचिए, देखिए जरा तस्वीर जम्मू कश्मीर में शिया समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए। ये देखिए दर्शकों, आप लखनऊ में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए और यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दर्शकों, बिजनौर में तो शिया समुदाय के लोग मातम मनाने लगे। दिखाइए जरा। मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। मैं वो हुसैन हूँ जो डरते नहीं है। हम 1400 साल से देखते आ रहे, हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया है कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। दर्शकों, ये काफी गंभीर मसला है। दुनिया में जंग चल रही है, लेकिन भारत को इससे दूर रहना चाहिए, यही बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे। आज का सूत्र हमने लिया है श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब संवाद विफल हो जाएं, शांति के सभी प्रयास बेकार हो जाएं, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। तब युद्ध धर्म युद्ध बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योद्धा को अपने कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए, फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, और न्याय की स्थापना के लिए युद्ध करना आसक्ति और भय के बिना निस्वार्थ भाव से कर्म ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस बात का आप भी विशेष ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH